बिहार के एक छोटे से गांव की मिट्टी में सौंधी खुशबू रची बसी थी, जहां सुनहरे सरसों के खेत दूर क्षितिज तक फैले हुए थे। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जटाएं जमीन को छूकर सदियों की कहानियां सुनाती प्रतीत होती थीं। अनन्या और आर्यन उसी पेड़ की छांव में अपना बचपन बिताते थे, जहां गरीबी की परछाइयां तो थीं, पर उनके सपनों में आकाश को छूने की अदम्य चाहत थी। अनन्या की आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी, जो केवल बड़े लक्ष्यों को पाने की लालसा से ही पैदा होती है। आर्यन गांव का सबसे प्रतिभाशाली किशोर था, जिसकी बुद्धि की सराहना हर कोई करता था। लेकिन उसके घर की माली हालत बहुत खराब थी। वह हर रोज स्कूल के बाद अनन्या को उसी बरगद के नीचे बिठाकर गणित और विज्ञान के जटिल सूत्र समझाता था। उसने अनन्या से वादा किया था कि वह उसे इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालने के लिए अपनी जान लगा देगा। अनन्या के पास केवल उसकी किताबें और आर्यन का अटूट भरोसा था, जो उसे दुनिया की हर मुसीबत से लड़ने की ताकत देता था। वे दोनों अक्सर साथ भविष्य की योजनाएं बुनते थे। गांव की संकरी गलियों में जाति और वर्ग का भेदभाव एक अदृश्य दीवार की तरह खड़ा था, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। अनन्या एक सम्मानित लेकिन निर्धन ब्राह्मण परिवार से थी, जबकि आर्यन के पास केवल उसकी मेहनत और ईमानदारी की पूंजी थी। समाज की इन बेड़ियों के बावजूद उन दोनों के बीच एक ऐसा पवित्र बंधन था, जो केवल निस्वार्थ प्रेम और सम्मान की नींव पर टिका था। वे जानते थे कि उनकी राह कांटों से भरी है, फिर भी उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी शिक्षा को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने का संकल्प लिया। एक शाम, जब सूरज की अंतिम किरणें गंगा के पानी पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं, आर्यन ने अनन्या का हाथ थामकर बरगद के तने पर अपना नाम कुरेदा। उसने गंभीर स्वर में कहा कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो जाए, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अनन्या की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानती थी कि आर्यन की पढ़ाई के लिए उसके घर में पर्याप्त संसाधन नहीं थे। उस पल उन दोनों के बीच एक मूक समझौता हुआ था कि वे एक महान लक्ष्य के लिए जिएंगे और अपनी मेहनत से भाग्य बदलेंगे। बरगद का वह पेड़ न केवल उनके खेल का मैदान था, बल्कि उनके संघर्षों का साक्षी भी था। अनन्या अक्सर वहां बैठकर प्रशासनिक सेवा आईएएस की परीक्षाओं के बारे में पढ़ती थी, जो उसके लिए किसी ऊंचे पहाड़ को फतह करने जैसा था। आर्यन ने अपनी खुद की पढ़ाई की चिंताओं को किनारे रखकर पुराने अखबारों और किताबों का जुगाड़ किया, ताकि अनन्या की तैयारी में कोई कमी न रहे। उसकी आंखों में अनन्या को एक बड़े सरकारी अधिकारी के रूप में देखने का सपना उसकी अपनी सफलता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। गांव के जमींदार और उनके बेटे हमेशा इन दोनों की मित्रता को हिकारत की नजरों से देखते थे, क्योंकि उन्हें एक गरीब लड़के का शिक्षित होना पसंद नहीं था। आर्यन को कई बार डराया धमकाया गया, लेकिन उसका इरादा फौलादी था, जो किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं था। उसने अनन्या को सिखाया कि दुनिया भले ही तुम्हारे खिलाफ हो जाए, अगर तुम्हारा चरित्र और संकल्प शुद्ध है, तो नियति को भी तुम्हारे सामने झुकना पड़ेगा। अनन्या ने आर्यन की इस बात को अपने जीवन का मूल मंत्र मान लिया और निरंतर मेहनत में जुट गई। गरीबी की मार तब और बढ़ गई जब अनन्या के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और घर में 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया। आर्यन ने चुपके से शहर जाकर मजदूरी करना शुरू कर दिया, ताकि अनन्या की कोचिंग की फीस भरी जा सके। लेकिन उसने यह बात कभी उसे नहीं बताई। वह रात को थक हार कर लौटता और फिर भी अनन्या के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता। उसके हाथ छालों से भरे होते थे, लेकिन उसकी बातों में हमेशा भविष्य के प्रति एक असीम उत्साह और अटूट विश्वास ही झलकता रहता था। अनन्या अक्सर सोचती थी कि आर्यन उसके लिए इतना त्याग क्यों कर रहा है, जबकि उसका अपना भविष्य भी दांव पर लगा था। एक दिन उसने उससे पूछा, तो आर्यन ने बस इतना कहा कि कुछ लोगों का जन्म दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए होता है। उसने अनन्या को विश्वास दिलाया कि उसकी सफलता ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और उसे किसी और पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है।
इस निस्वार्थ प्रेम ने अनन्या के भीतर एक ऐसी ऊर्जा भर दी जिसने उसे दिन रात एक करके पढ़ाई करने के लिए हमेशा प्रेरित किया। गांव में जब भी कोई उत्सव होता, वे दोनों भीड़ से दूर बरगद के नीचे अपनी किताबों के साथ बैठे मिलते थे। उनके लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा उत्सव था और सफलता ही एकमात्र मंजिल थी जिसे वे हर हाल में पाना चाहते थे। आर्यन ने अनन्या को प्राचीन भारतीय दर्शन और कर्म के सिद्धांत के बारे में विस्तार से समझाया था, जिससे उसे जीवन की गहराई समझ में आई। उसने उसे बताया कि हमारे आज के कर्म ही कल की हमारी नियति तय करेंगे और ईमानदारी कभी भी बेकार नहीं जाती है। एक दिन खबर आई कि दिल्ली के एक बड़े संस्थान ने मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की है। आर्यन और अनन्या दोनों ने इसके लिए आवेदन किया था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण केवल एक ही व्यक्ति शहर जा सकता था। आर्यन ने अपनी प्रतिभा को छुपाते हुए झूठ बोल दिया कि उसका मन अब पढ़ाई में नहीं लगता और उसने अनन्या को जाने के लिए मजबूर किया। अनन्या को इस बात का बहुत दुख हुआ, पर वह आर्यन के त्याग की गहराई को उस समय पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। शहर जाने से पहले की रात बहुत भारी थी। चांद की रोशनी में बरगद का पेड़ किसी तपस्वी की तरह शांत खड़ा था। अनन्या ने आर्यन से वादा किया कि वह सफल होकर लौटेगी और उनका गांव एक दिन उन दोनों पर गर्व करेगा। आर्यन ने उसे अपनी एक पुरानी तांबे की अंगूठी दी, जो उसकी मां की आखिरी निशानी थी, और उसे हमेशा अपने पास रखने को कहा। उस पल में जो विदाई की पीड़ा थी, वह शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी, क्योंकि दोनों को भविष्य की अनिश्चितता का आभास था। अगली सुबह जब धूल भरी सड़क पर बस रुकी, तो आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ मुस्कान थी। उसने बस के पीछे तब तक दौड़ लगाई जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गई, जैसे वह अपनी आत्मा का एक हिस्सा विदा कर रहा हो। अनन्या बस की खिड़की से उसे देखती रही और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो वह जानती थी कि यह बिछड़ना लंबा होने वाला है। यहीं से उनके जीवन के एक नए और कठिन अध्याय की वास्तविक शुरुआत हुई थी। अनन्या के दिल्ली पहुंचते ही संघर्षों का एक नया दौर शुरू हो गया, जहां शहर की चकाचौंध के बीच वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। लेकिन जब भी उसे डर लगता, उसे आर्यन के वे शब्द याद आते जो उसने बरगद के नीचे कहे थे। आर्यन गांव में रहकर दिन रात मेहनत करता रहा ताकि वह दिल्ली के खर्चे भेज सके, चाहे इसके लिए उसे अपना खून पसीना ही क्यों न एक करना पड़े। उसकी मेहनत और अनन्या का जुनून ही अब उनके जीवित रहने का एकमात्र सहारा बन चुका था। गांव में आर्यन की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी, क्योंकि वह अपनी सेहत का ध्यान रखे बिना बस काम में जुटा रहता था। लोग उसे ताना मारते थे कि उसने अपनी किस्मत एक लड़की के हाथों में बेच दी है, लेकिन वह बस मुस्कुराकर रह जाता। उसे पता था कि उसका निवेश धन में नहीं, बल्कि उस उज्जवल भविष्य में है जिसे अनन्या साकार करने वाली थी। वह हर रोज डाकिये का इंतजार करता कि शायद अनन्या का कोई पत्र आए, जिससे उसे तो थोड़ा सुकून और नई हिम्मत मिल सके। अनन्या ने दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी किए, ताकि वह आर्यन पर बोझ न बने। लेकिन वह जानती थी कि आर्यन की मदद के बिना यहां टिकना संभव नहीं है। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह आईएएस अधिकारी बनकर सबसे पहले अपने गांव का और फिर आर्यन का उद्धार करेगी। उसके लिए सत्ता का मतलब अहंकार नहीं, बल्कि सेवा और उस न्याय की प्राप्ति थी जिसके लिए आर्यन ने अपनी पूरी जवानी और खुशियां दांव पर लगा दी थीं। समय का चक्र निरंतर घूमता रहा और गांव के बरगद के पेड़ पर नई पत्तियां आईं और पुरानी झड़ गईं, पर उनकी यादें वहीं ठहरी रहीं। आर्यन अब गांव के लोगों के लिए एक रहस्य बन गया था, जो न तो किसी से ज्यादा बात करता था और न ही किसी उत्सव में शामिल होता। उसका सारा जीवन केवल अनन्या की सफलता की प्रार्थनाओं और कठोर श्रम के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया था। उसे विश्वास था कि नियति का खेल कभी भी न्याय के सिद्धांतों से बाहर नहीं जा सकता है। परीक्षा के दिन करीब आ रहे थे और अनन्या की मेहनत अपने चरम पर थी। वह कई रातों तक सोई नहीं थी। उधर आर्यन ने
अपनी जमीन का अंतिम हिस्सा भी बेच दिया ताकि अनन्या को किताबों और फॉर्म भरने के लिए और पैसों की कमी न खले। यह त्याग इतना बड़ा था कि गांव के लोग भी दंग रह गए। लेकिन आर्यन के लिए वह केवल अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा था। उसे अपनी गरीबी का दुख नहीं था। उसे बस डर था कि कहीं उसकी अनन्या का सपना टूट न जाए। अनन्या ने जब मुख्य परीक्षा दी तो उसे लगा जैसे उसकी कलम से आर्यन की सारी मेहनत और बलिदान पन्नों पर उतर रहे हैं। उसने हर सवाल का जवाब अपनी पूरी आत्मा झोंक कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह केवल उसकी परीक्षा नहीं बल्कि उनकी साझा नियति का फैसला है। परीक्षा केंद्र से बाहर आते ही उसने सबसे पहले उस बरगद के पेड़ और आर्यन को याद किया, जिसकी वजह से वह आज यहां तक पहुंचने में सफल हुई थी। उसके मन में एक अजीब सी शांति और संतोष का भाव था। अनन्या को यह नहीं पता था कि गांव में आर्यन एक बड़े हादसे का शिकार हो गया है, जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी है। एक निर्माण स्थल पर काम करते समय भारी मलबा उसके ऊपर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव के पास अस्पताल की सुविधा नहीं थी और उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वह अपना सही इलाज करवा सके। फिर भी उसने अनन्या को पत्र लिखकर अपनी चोट की बात छिपा ली ताकि उसकी एकाग्रता भंग न हो। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा था, लेकिन आर्यन अब उसकी छांव में बैठने लायक नहीं रहा था। उसकी शारीरिक शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। फिर भी उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जब वह अनन्या के बारे में सोचता था, जो अब सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसे पता था कि कर्म का फल मिलता है, चाहे वह मीठा हो या कड़वा, और वह हर परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार था। उसका प्रेम अब एक अलौकिक स्तर पर पहुंच गया था, जहां केवल देना ही धर्म था। चैत्र की दोपहरी में जब हवा के झोंके गर्म थे, अनन्या का परिणाम घोषित हुआ और उसने पूरे देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। पूरे गांव में जश्न का माहौल था, लेकिन आर्यन उस भीड़ का हिस्सा नहीं था। वह चुपचाप दूर बैठकर अपनी सफलता की कीमत चुका रहा था। अनन्या अब साहिबा बन चुकी थी और आर्यन केवल एक साधारण मजदूर, जिनके बीच की खाई अब और भी चौड़ी हो गई थी। उनकी कहानी का पहला अध्याय एक महान विजय और एक गुप्त बलिदान के साथ यहां समाप्त हुआ। अनन्या के पिता की अचानक मृत्यु और उनके ऊपर चढ़े भारी कर्ज ने उसके परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया था। हवेली की दीवारें अब सन्नाटे में डूबी रहती थीं और लेनदारों की लंबी कतारें हर रोज घर के बाहर खड़ी रहती थीं। आर्यन ने जब यह दयनीय स्थिति देखी तो उसका कोमल हृदय करुणा और कर्तव्य बोध से भर उठा। उसने उसी पल यह कठोर निर्णय लिया कि वह अपनी अंतिम सांस तक अनन्या के सपनों की रक्षा करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपना सर्वस्व ही क्यों न खोना पड़े। उसके पास केवल पूर्वजों की वह अंतिम छोटी सी जमीन बची थी। आर्यन ने चुपके से गांव के सबसे क्रूर साहूकार से मुलाकात की और अपनी उपजाऊ जमीन का सौदा बहुत कम कीमत पर कर लिया। वह जमीन उसके परिवार की आखिरी निशानी थी, जिससे उसकी स्वर्गीय मां की यादें और पिता का पसीना जुड़ा हुआ था। कागजात पर अंगूठा लगाते समय उसके हाथ कांप रहे थे, पर अनन्या का उज्जवल भविष्य उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। उसने साहूकार से यह शर्त रखी कि इस सौदे की खबर पूरे गांव में किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, विशेषकर अनन्या के परिवार को, ताकि उनका स्वाभिमान बना रहे। हजारों रुपयों का वह भारी बंडल लेकर आर्यन दिल्ली पहुंचा और अनन्या के हाथ में थमा दिया, यह सफेद झूठ बोलते हुए कि यह उसके पिता की गुप्त बचत थी। अनन्या की आंखों में गहरी कृतज्ञता के आंसू थे, पर वह आर्यन के थके हुए चेहरे पर छाई चिंता की लकीरों को नहीं पढ़ सकी। उसने मान लिया कि नियति उसके साथ है, जबकि वास्तव में आर्यन ने अपनी पूरी दुनिया ही दांव पर लगा दी थी। उसने अनन्या को केवल अपनी कठिन पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया और स्वयं अंधेरी गलियों में गायब हो गया। गांव वापस लौटने के बजाय आर्यन ने झरिया की कोयला खदानों में काम करने का अत्यंत कठिन और जोखिम भरा निर्णय लिया। वहां की हवा में जहरीला धुआं और काली धूल भरी थी,
जो इंसान के फेफड़ों को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देती थी। आर्यन ने एक गुमनाम मजदूर के रूप में अपनी असली पहचान छुपा ली और दिन रात कड़ा परिश्रम करने लगा ताकि वह हर महीने अनन्या को पैसे भेज सके। उसकी कोमल हथेलियां अब खुरदरी और कोर बाज करता है कोयले जैसी काली पड़ चुकी थीं, पर उसके ऊंचे इरादे अभी भी हिमालय की तरह अडिग थे। आर्यन हर हफ्ते अनन्या को एक पत्र लिखता था जिसमें वह गांव की खुशहाली और अपने सुखद जीवन के झूठे किस्से विस्तार से सुनाता था। वह लिखता कि वह अब खेती के काम में बहुत व्यस्त है और भरपूर कमाई कर रहा है ताकि अनन्या बिना किसी मानसिक चिंता के अपनी परीक्षा की तैयारी कर सके। पत्र लिखते समय वह अपनी पुरानी खांसी को दबाने की कोशिश करता था जो खदान की धूल की वजह से अब जानलेवा हो गई थी। अनन्या उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होती और आर्यन के महान व्यक्तित्व की पूजा करती थी। महीनों तक खदानों के घने अंधेरे में रहने के कारण आर्यन का स्वस्थ शरीर अब एक कंकाल जैसा दिखने लगा था। उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी थी और उसे अक्सर तेज बुखार रहता था, लेकिन वह दवाइयों पर पैसे खर्च नहीं करता था। वह अपनी हर पाई बचाकर अनन्या की महंगी किताबों और फॉर्मों के लिए मनी ऑर्डर भेजता था। उसके साथी मजदूर उसे अक्सर पागल कहते थे क्योंकि वह अपनी जरूरतें पूरी करने के बजाय सारा धन किसी अनाम पते पर भेज देता था। आर्यन बस मुस्कुराता और कहता कि उसका निवेश भविष्य में है। दिल्ली में अनन्या कोचिंग सेंटरों की सबसे होनहार छात्रा बन चुकी थी और उसके सभी शिक्षक उसकी बड़ी सफलता के प्रति पूरी तरह आश्वस्त थे। उसे कभी यह आभास नहीं हुआ कि उसकी हर एक किताब के पन्ने आर्यन के खून और पसीने की गंध से भीगे हुए हैं। वह अक्सर देर रात तक आधुनिक लाइब्रेरी में बैठती और गौरवशाली भविष्य के सपने देखती, जबकि उसी समय आर्यन हजारों फीट गहरी खदान में पत्थर तोड़ रहा होता था। दो समानांतर जीवन चल रहे थे, एक सफलता की ओर और दूसरा धीरे धीरे विनाश की अतल गहराइयों की ओर। एक दुर्भाग्यपूर्ण और काली रात को कोयला खदान की कच्ची छत अचानक ढह गई और दर्जनों निर्दोष मजदूर मलबे के नीचे जिंदा दब गए। वहां केवल चीख पुकार, धूल और डरावने अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था और बचाव कार्य शुरू होने में कई घंटे लग गए। जब आर्यन को मलबे से बाहर निकाला गया तो वह अधमरा था और उसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा कि वह शायद फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन आर्यन की पहली चिंता केवल अनन्या के पैसों की अगली किस्त थी। अस्पताल के बिस्तर पर असहाय पड़े हुए आर्यन ने अपने एक वफादार दोस्त से मिन्नत की कि वह अनन्या को एक अंतिम पत्र लिखे। उसने निर्देश दिया कि पत्र में लिखा जाए कि वह एक लंबी तीर्थ यात्रा पर जा रहा है और कुछ समय तक संपर्क नहीं कर पाएगा। उसने यह सब इसलिए किया ताकि अनन्या को उसकी इस दयनीय हालत का पता न चले और उसकी पढ़ाई की एकाग्रता भंग न हो। बिस्तर पर लेटे हुए उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे क्योंकि उसे पता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। इलाज के लिए पर्याप्त पैसे न होने के कारण आर्यन को सरकारी अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह बैसाखियों के सहारे रहने लगा। उसकी जमीन जा चुकी थी, उसका शरीर टूट चुका था और उसका महारे स्वाभिमान उसे गांव वापस जाने की अनुमति नहीं देता था। उसने अकेलेपन को अपना एकमात्र साथी बना लिया और केवल भगवान से प्रार्थना करता रहा कि अनन्या का परिणाम सुखद हो। वह अब एक गुमनाम साया बन चुका था जो समाज की नजरों में केवल एक अपाहिज मजदूर था जिसका त्याग किसी महाकाव्य के समान था। अनन्या के साक्षात्कार का समय अब बहुत करीब आ गया था और वह अपने आत्मविश्वास के शिखर पर थी, अनभिज्ञ कि उसका स्तंभ ढह चुका है। उसे लग रहा था कि उसका भाई आर्यन गांव में सुख चैन से रह रहा होगा और उसकी ऐतिहासिक जीत का बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। नियति ने अपना पासा फेंक दिया था और अब वह परिणाम आने ही वाला था जो एक को ऊंचे सिंहासन पर बिठाने वाला था। कर्म का चक्र अपनी गति से घूम रहा था जिसमें त्याग और सफलता की एक नई परिभाषा लिखी गई। सर्दियों की उस उदास शाम
जब दिल्ली के गलियारों में आईएएस के परिणाम की चर्चा जोरों पर थी, आर्यन एक पुरानी फटी चादर ओढ़े बैठा था। उसने अपनी तांबे की उस पुरानी अंगूठी को महसूस किया जो उसने अनन्या को विदाई के समय दी थी, और उसे दिल से आशीर्वाद दिया। उसे अटूट विश्वास था कि उसका महान बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और अनन्या एक दिन पूरे देश की सेवा करेगी। उसने समाज की मुख्य धारा से खुद को पूरी तरह काट लिया और एक भिखारी के वेश में अनजान सफर पर निकल पड़ा। आर्यन ने अपनी सारी पहचान मिटा दी ताकि अनन्या के यश पर कभी कोई आंच न आए। वह जानता था कि एक आईएएस अधिकारी का भिखारी भाई समाज में मजाक का पात्र बनेगा, और वह अनन्या की प्रतिष्ठा के साथ ऐसा कभी नहीं होने देना चाहता था। उसने अपनी बैसाखियों को संभाला और बनारस की गलियों की ओर चल पड़ा, जहां उसे कोई नहीं पहचानता था। उसका प्रेम अब शारीरिक आकर्षण से ऊपर उठकर एक आध्यात्मिक साधना बन चुका था, जिसमें केवल दूसरे की खुशी ही सबसे बड़ा मोक्ष और परम लक्ष्य था। वाराणसी की गलियों में भटकते हुए आर्यन ने कई दिन भूखे पेट गुजारे, पर उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। लेकिन जब भूख और बीमारी ने उसके शरीर को जर्जर कर दिया, तो उसने अपनी तकदीर को स्वीकार कर लिया। उसने भगवान शिव के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया और मंदिर के बाहर बैठने वाले उन अभागे लोगों में शामिल हो गया जिन्हें दुनिया भिखारी कहती है। उसके पास न रहने को घर था और न पहनने को अच्छे कपड़े, पर उसके दिल में अनन्या की यादें सुरक्षित थीं। वह हर रोज सुबह गंगा के घाटों पर जाकर बैठता और अपनी अंधी होती आंखों से उस भविष्य की कल्पना करता जिसे उसने सींचा था। उसने सुना कि अनन्या ने पूरे देश में टॉप किया है और उसे बेहतरीन कैडर मिला है। यह सुनकर उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एक ऐसी दिव्य मुस्कान आई जो किसी सम्राट के चेहरे पर भी नहीं हो सकती। उसने गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प किया कि वह कभी अपनी पहचान जाहिर नहीं करेगा, ताकि अनन्या का गौरव हमेशा चमकता रहे और वह शांति से जी सके। गांव के लोग अब अनन्या की सफलता की कहानियां सुनाते थे, पर किसी को उस गुमनाम नायक की याद नहीं थी जिसने अपनी बलि दे दी थी। अनन्या भी अब फाइलों और प्रोटोकॉल के जाल में फंस चुकी थी। हालांकि वह आर्यन को हर पल ढूंढ रही थी। उसने कई निजी जासूसों को आर्यन का पता लगाने के लिए गांव भेजा, पर उसे केवल खाली हाथ ही लौटना पड़ा। उसे बताया गया कि आर्यन बरसों पहले गांव छोड़कर कहीं चला गया और शायद अब वह इस दुनिया में जीवित भी नहीं है। अनन्या के दिल में एक गहरा घाव था जो किसी भी पद और प्रतिष्ठा से नहीं भर सकता था। वह अपनी कार की लाल बत्ती और गार्डों के घेरे के बीच भी खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। उसे बार बार वह तांबे की अंगूठी याद आती जो अब उसके पास एकमात्र सहारा बची थी। वह रात को अक्सर जागकर उस पुराने बरगद के पेड़ को याद करती थी जहां उनके बचपन के सपने पनपे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका आर्यन उसे इतनी बड़ी सफलता के बाद अकेला छोड़ जाएगा। उधर आर्यन का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। उसे गंभीर दमा हो गया था और उसकी आवाज भी अब कर्कश हो गई थी। वह मंदिर के बाहर बैठकर मधुर भजन गाता था, जिसे सुनकर राहगीर उसे कुछ सिक्के दे जाते थे। लोग उसे भजन वाला बाबा कहने लगे थे, पर कोई नहीं जानता था कि वह व्यक्ति कभी गांव का सबसे मेधावी छात्र था। उसने अपनी नियति से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि उसने जो कुछ भी खोया वह अनन्या की जीत के लिए था। एक दिन वाराणसी के जिला प्रशासन को आदेश मिला कि एक वीआईपी अधिकारी शहर के विकास कार्यों का निरीक्षण करने आ रही हैं। वह अधिकारी कोई और नहीं बल्कि अनन्या शर्मा ही थी, जो अब एक कड़क और ईमानदार आईएएस के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। आर्यन को जब यह खबर मिली तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं वह पकड़ा न जाए, लेकिन साथ ही एक तीव्र इच्छा थी कि वह अपनी अनन्या को एक बार दूर से ही सही देख सके। कर्म का खेल अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था, जहां सच का सामना अनिवार्य था। अनन्या ने अपनी प्रशासनिक शक्ति का उपयोग करके शहर को सुंदर बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इसी शहर की धूल में
उसका सबसे बड़ा रत्न छिपा हुआ है। उसने उन सभी जगहों का दौरा करने का फैसला किया जहां गरीबों की भीड़ जमा होती थी। नियति ने उस पल का जाल बुनना शुरू कर दिया था जहां एक आईएएस और एक भिखारी का आमना सामना होने वाला था। दिल्ली की ठंडी सुबह में जब संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम घोषित हुआ तो अनन्या शर्मा का नाम सूची में सबसे ऊपर जगमगा रहा था। समाचार चैनलों और अखबारों के लिए वह एक साधारण गांव की लड़की की असाधारण सफलता की कहानी बन गई थी। हर कोई उसकी मेधा और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा कर रहा था, लेकिन उस चमक के पीछे के अंधेरे को कोई नहीं देख पा रहा था। अनन्या के लिए यह जीत केवल एक पद नहीं, बल्कि उस वादे की पूर्ति थी जो उसने बरगद के नीचे आर्यन से किया था। उसी समय झरिया के एक बदहाल सरकारी अस्पताल के गलियारे में सन्नाटा पसरा हुआ था, जहां आर्यन अपनी जिंदगी की सबसे कठिन जंग लड़ रहा था। खदान हादसे ने न केवल उसके शरीर को तोड़ दिया था, बल्कि उसकी आंखों की रोशनी भी हमेशा के लिए छीन ली थी। डॉक्टरों ने जब उसे बताया कि वह अब कभी दुनिया को नहीं देख पाएगा और उसके हाथ भी काम करने लायक नहीं रहे, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अब एक जीवित लाश बन चुका था, जिसका भविष्य पूरी तरह अंधकारमय था। अस्पताल के पुराने रेडियो पर जब अनन्या की सफलता की खबर गूंजी, तो आर्यन के फटे हुए होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जो पट्टियों के नीचे छिप गए थे। उसे अपनी विकलांगता का दुख नहीं था, बल्कि इस बात का संतोष था कि उसका बलिदान सार्थक हो गया। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि अनन्या अब सुरक्षित है और उसे अपनी गरीबी के कारण कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। उसका निस्वार्थ प्रेम अब पूर्णता पा चुका था। अनन्या ने दिल्ली में अपनी जीत का जश्न मनाते हुए सबसे पहले आर्यन को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। उसने गांव के कई लोगों को फोन लगाया, पर किसी को भी आर्यन के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह व्याकुल हो उठी और उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से कांपने लगा। उसे लगा कि शायद आर्यन उससे नाराज है या फिर वह उसे सरप्राइज देना चाहता है। उसने तुरंत गांव जाने का फैसला किया ताकि वह अपनी खुशी उसके साथ साझा कर सके। अस्पताल में आर्यन ने अपने एक साथी मजदूर से मिन्नत की कि वह अनन्या को कभी न बताए कि वह कहां और किस हाल में है। उसने फैसला कर लिया था कि वह एक आईएएस अधिकारी के जीवन में एक बोझ बनकर कभी वापस नहीं लौटेगा। वह जानता था कि अगर अनन्या को उसकी हालत का पता चला, तो वह अपना करियर छोड़कर उसकी सेवा में लग जाएगी। आर्यन का स्वाभिमान और उसका अटूट प्रेम उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। उसने अपनी पहचान को हमेशा के लिए मिटाने का संकल्प लिया। जब अनन्या अपने गांव पहुंची, तो वहां का नजारा बदला हुआ था। लोग उसे पलकों पर बिठा रहे थे, लेकिन उसकी नजरें केवल उस पुराने बरगद के पेड़ को खोज रही थीं। उसे पता चला कि आर्यन ने अपनी जमीन बेच दी थी और वह महीनों पहले गांव छोड़कर कहीं चला गया था। अनन्या का दिल टूट गया, क्योंकि उसे अब समझ आ रहा था कि उसकी पढ़ाई का खर्च कहां से आ रहा था। उसने जमीन के कागजात देखे तो उस पर आर्यन का अंगूठा लगा हुआ था, जो उसकी महानता का प्रमाण था। आर्यन अब अस्पताल से छुट्टी पा चुका था और बैसाखियों के सहारे एक अनजान शहर की गलियों में भटक रहा था। उसकी आंखों पर काला चश्मा था और उसके पास केवल एक झोला था, जिसमें कुछ पुरानी यादें और फटे कपड़े थे। वह अब समाज की नजरों में केवल एक अपाहिज भिखारी था, जिसकी आवाज भीड़ के शोर में कहीं खो गई थी। उसने खुद को भीड़ का हिस्सा बना लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसका जीवन अब केवल ईश्वरीय न्याय और कर्म के भरोसे चल रहा था। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान अनन्या का मन हमेशा अशांत रहता था। वह अपनी हर उपलब्धि में आर्यन की कमी महसूस करती थी। उसने कई निजी जासूसों को आर्यन की तलाश में लगाया, पर हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। उसे लगने लगा था कि शायद आर्यन अब इस दुनिया में नहीं है। वह रातों को उठकर रोती थी और उस तांबे की अंगूठी को चूमती थी जिसे आर्यन ने उसे दिया था।
उसके लिए सत्ता और शक्ति अब अर्थहीन होने लगी थी। वर्षों बीत गए और अनन्या एक बहुत ही प्रभावशाली और सख्त प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उभरी। उसे लेडी सिंघम कहा जाने लगा क्योंकि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत कड़ा रुख अपनाती थी। लेकिन उसके केबिन की दीवारों के पीछे एक ऐसी स्त्री रहती थी जो हर पल अपने अतीत को याद करती थी। उसने कई अनाथालयों और अस्पतालों को दान दिया, इस उम्मीद में कि शायद कहीं न कहीं उसे आर्यन की कोई खबर मिल जाए। उसकी खोज अब एक साधना बन चुकी थी जिसे वह कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। उधर आर्यन ने बनारस के घाटों को अपना स्थायी ठिकाना बना लिया था। वह सुबह सुबह गंगा की लहरों की आवाज सुनता और मंदिर की घंटियों के साथ अपनी प्रार्थना शुरू करता। उसने गाना शुरू कर दिया था और उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था कि सुनने वाले ठहर जाते थे। लोग उसे कुछ पैसे और खाना दे जाते थे जिससे उसका गुजारा हो जाता था। उसे अब अपनी शारीरिक पीड़ा की आदत हो गई थी, लेकिन उसके दिल में अनन्या के प्रति प्रेम की लौ अभी भी उतनी ही तेज थी। एक दिन अनन्या को बनारस में पोस्टिंग का आदेश मिला, जो उसके लिए नियति का एक बड़ा संकेत था। उसे लगा जैसे गंगा मैया उसे बुला रही हैं ताकि उसके जीवन के अधूरे सवालों के जवाब मिल सके। उसने कार्यभार संभालते ही शहर की व्यवस्था को सुधारना शुरू किया और विशेष रूप से घाटों की सफाई पर ध्यान दिया। उसे क्या पता था कि जिस व्यक्ति को वह दुनिया भर में ढूंढ रही थी, वह उसी के शहर में एक गुमनाम जिंदगी जी रहा है और उसके आने की आहट महसूस कर रहा है। बनारस की तंग गलियों और घाटों पर बिखरी हुई गरीबी को देखकर अनन्या का हृदय द्रवित हो उठा। उसने एक विशेष अभियान चलाया ताकि शहर के सभी भिखारियों और बेघर लोगों का पुनर्वास किया जा सके। वह खुद हर घाट पर जाकर व्यवस्था का निरीक्षण करने लगी। उसकी सुरक्षा का घेरा बहुत सख्त था, फिर भी उसकी नजरें हर चेहरे में उस पुराने आर्यन को तलाशती थीं। उसे विश्वास था कि कर्मा एक दिन उसे सच के सामने जरूर खड़ा करेगा, चाहे वह क्षण कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। आर्यन को जब पता चला कि नई जिलाधिकारी बहुत सख्त है और भिखारियों को वहां से हटा रही हैं, तो वह डर गया। उसे लगा कि अगर उसे पुलिस ने पकड़ा तो उसकी पहचान उजागर हो सकती है। उसने फैसला किया कि वह बनारस छोड़कर कहीं और चला जाएगा, लेकिन उसकी गिरती सेहत ने उसे हिलने तक की इजाजत नहीं दी। वह एक पुराने मंदिर के कोने में दुबक कर बैठ गया और बस अपनी मौत का इंतजार करने लगा। उसकी सांसें अब उसका साथ छोड़ने लगी थीं और यादें धुंधली होने लगी थीं। अनन्या की कार जब मणिकर्णिका घाट के पास से गुजरी तो उसने एक भिखारी को देखा जो बहुत मधुर लेकिन दर्दनाक आवाज में एक पुराना लोकगीत गा रहा था। वह गीत वही था जो आर्यन बचपन में उसे सुनाया करता था। अनन्या के हाथ कांपने लगे और उसने गाड़ी रुकवाने का आदेश दिया। उसके अंगरक्षक हैरान थे कि साहिबा एक मामूली भिखारी के पास क्यों जाना चाहती हैं। अनन्या कार से सांस की, दोस्त की, देश की उतरी और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और आंखें नम थीं। भीड़ को चीरते हुए जब वह उस अंधे भिखारी के सामने पहुंची तो उसका शरीर पत्थर जैसा हो गया। वह व्यक्ति बुरी तरह खांस रहा था और उसके हाथ पैर विकृत हो चुके थे। उसकी फटी हुई कमीज के नीचे से वह तांबे का लॉकेट दिखाई दे रहा था जो अनन्या ने उसे बचपन में उपहार में दिया था। अनन्या की चीख निकल गई और वह वहीं जमीन पर बैठ गई। अधिकारी का सारा अहंकार और पद का गौरव एक पल में धूल में मिल गया। उसे अपना खोया हुआ अंश मिल गया था। आर्यन ने जब उस परिचित खुशबू को महसूस किया तो वह सहम गया। उसे लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। उसने अपनी अंधी आंखों से उस दिशा में देखने की कोशिश की जहां से रोने की आवाज आ रही थी। अनन्या ने कांपते हुए हाथों से उसके चेहरे को छुआ और चिल्लाई, आर्यन। पूरे घाट पर सन्नाटा छा गया। एक तरफ जिले की सबसे शक्तिशाली महिला थी और दूसरी तरफ एक लाचार भिखारी। नियति ने अपनी सबसे क्रूर और सुंदर चाल चल दी थी। जहां सच नग्न होकर खड़ा था,
आर्यन ने अपनी आवाज छुपाने की कोशिश की और कहा कि वह उसे नहीं जानता, लेकिन अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने देखा कि आर्यन के हाथों पर काम करने के गहरे निशान थे और वह अब पूरी तरह अपाहिज था। उसने अपनी अंगूठी निकाली और उसके हाथों में रख दी। आर्यन फूट फूट कर रोने लगा और उसने स्वीकार कर लिया कि वही उसका पुराना दोस्त है। वह दृश्य इतना मार्मिक था कि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और आम जनता की आंखों में भी आंसू आ गए। अनन्या ने बिना किसी देरी के अपने सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि आर्यन को तुरंत शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले जाया जाए। उसने प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की और खुद एम्बुलेंस में उसके साथ बैठी। वह बार बार उसका हाथ चूम रही थी और अपनी सफलता के लिए उससे माफी मांग रही थी। आर्यन बस इतना कह पाया कि वह उसे इस हाल में नहीं दिखाना चाहता था। उसे डर था कि उसकी स्थिति अनन्या की प्रतिष्ठा को धूमिल कर देगी। पर अनन्या के लिए वह अब सब कुछ था। अस्पताल में डॉक्टरों की एक पूरी टीम आर्यन के इलाज में जुट गई। अनन्या ने अपने पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया ताकि वह आर्यन की पूरी तरह सेवा कर सके। उसने महसूस किया कि जिस पद के लिए आर्यन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, वह पद इस प्रेम के सामने बहुत छोटा है। उसने समाज की परवाह करना छोड़ दिया और दुनिया को यह बताने का फैसला किया कि यह भिखारी ही उसका असली भगवान है। उसकी कहानी अब प्रशासन से निकलकर लोक कथा बनने की ओर बढ़ रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि आर्यन की हालत बहुत नाजुक है और उसके पास बहुत कम समय बचा है। कोयला खदानों के जहर ने उसके अंगों को स्थायी रूप से नष्ट कर दिया था। अनन्या उसके बिस्तर के पास बैठी रही और उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। उसने उसे बताया कि वह उसकी वजह से ही आज यहां तक पहुंची है। आर्यन के चेहरे पर एक असीम शांति थी, जैसे उसका वनवास अब समाप्त हो गया हो। उसने अपनी आखिरी इच्छा के रूप में गंगा आरती देखने की बात कही। अगली शाम अनन्या उसे अपने साथ गंगा आरती के लिए ले गई। डूबते हुए सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। आर्यन ने अपनी आत्मा की आंखों से उस दिव्य दृश्य को महसूस किया। उसने अनन्या का हाथ थामकर धीरे से कहा कि उसे अपने कर्मों पर कोई पछतावा नहीं है। उसने अपना जीवन अपनी शर्तों पर और अपने प्यार के लिए जिया था। उस पल में हार और जीत के मायने बदल गए थे। आर्यन अब एक विजेता की तरह विदा होने के लिए तैयार था। झरिया के उस मनहूस अस्पताल से निकलने के बाद आर्यन का जीवन एक अंतहीन अंधेरे की ओर बढ़ चला था। उसके शरीर पर लगे घाव तो समय के साथ भर गए थे, लेकिन उसकी आत्मा पर लगी खरोंचें अभी भी ताजी थीं और निरंतर रिस रही थीं। वह मेधावी युवक नहीं रहा था जिसके पास तर्क और सपनों की ताकत थी, बल्कि वह एक परछाई बन चुका था। उसने अपनी बैसाखियों को संभाला और बिना किसी दिशा के रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा, जहां गुमनाम होना सबसे आसान काम था। उसे पता था कि दुनिया अब उसके लिए बहुत निर्दयी होने वाली है। रेलवे स्टेशनों के शोर, शराबे और प्लेटफार्मों की धूल भरी बेंचों पर सोते हुए आर्यन ने महीनों गुजार दिए। वह अक्सर लोगों के छोड़े हुए खाने के टुकड़ों पर जीवित रहता था, पर उसके स्वाभिमान की आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं थी। वह कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, लेकिन उसकी लाचारी और टूटे हुए शरीर को देखकर लोग खुद ही कुछ सिक्के उसके पास फेंक देते थे। उन सिक्कों की खनक उसे अपनी विफलता की याद दिलाती थी, पर उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि अब यही उसकी नई और कड़वी हकीकत है। अनन्या अब दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक शक्तिशाली आईएएस अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी थी। उसका कार्यालय वातानुकूलित था और उसकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए दर्जनों कर्मचारी तैनात रहते थे। लेकिन उसका मन हमेशा गांव की उन गलियों में भटकता रहता था। वह अक्सर अपनी मेज पर रखे महत्वपूर्ण फाइलों को देखते हुए अचानक शून्य में खो जाती थी। उसे वह धूल भरी पगडंडी और आर्यन का वह हंसता हुआ चेहरा याद आता था, जिसने उसे यहां तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी थी। अनन्या ने गुपचुप तरीके से कई निजी जासूसों को आर्यन की तलाश में लगाया था और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे उसे किसी भी कीमत पर खोज निकालें। वह उन्हें आर्यन की पुरानी तस्वीरें
और उस तांबे की अंगूठी का विवरण देती थी, जो अब उसकी सबसे कीमती संपत्ति बन चुकी थी। जासूसों ने देश के कई कोनों की खाक छानी, अस्पतालों और रैनबसेरों में जाकर पूछताछ की, लेकिन आर्यन ने अपनी पहचान को इतनी कुशलता से मिटा दिया था कि कहीं भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। अंततः आर्यन भटकते हुए वाराणसी पहुंच गया, जिसे लोग मोक्ष की नगरी और महादेव का निवास स्थान कहते हैं। उसे लगा कि शायद इस पवित्र नगरी की धूल में उसे वह शांति मिल सके जो उसे दुनिया में कहीं और नहीं मिली। उसने गंगा के घाटों को अपना घर बना लिया और मणिकर्णिका घाट के पास एक पुरानी दीवार के सहारे अपनी जगह बना ली। वहां की हवा में जलती हुई चिताओं का धुआं और मंत्रों की गूंज थी, जो उसे जीवन की नश्वरता और कर्म के अटूट सिद्धांतों का बोध कराती थी। वाराणसी के घाटों पर आर्यन का दिन सुबह की आरती के साथ शुरू होता था और रात के सन्नाटे में समाप्त होता था। वह अपनी अंधी आंखों से गंगा की लहरों को नहीं देख सकता था, लेकिन वह उनके संगीत को महसूस कर सकता था। उसने अपनी पुरानी आदतों के विपरीत अब अपनी आवाज का सहारा लेना शुरू कर दिया था। वह बचपन में अनन्या को सुनाए जाने वाले भजनों को अपनी धीमी और करुण आवाज में गुनगुनाता रहता था। जो भी राहगीर उसे सुनता, उसके दिल में एक अजीब सी तड़प और गहरी संवेदना पैदा हो जाती थी। अनन्या का करियर अब शिखर पर था और उसे स्वच्छ प्रशासन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था। जनता की नजर में वह एक आदर्श महिला अधिकारी थी, जिसने अपनी मेहनत से इतिहास रचा था। लेकिन उसके भीतर का खालीपन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसने अपने आलीशान बंगले के एक कोने में आर्यन की याद में एक छोटा सा मंदिर बना रखा था, जहां वह रोज शाम को एक दिया जलाती थी। वह अक्सर सोचती थी कि क्या सफलता का यह महल आर्यन की हड्डियों पर खड़ा हुआ है। समय की क्रूरता ने आर्यन के शरीर को और भी जर्जर बना दिया था और अब वह पूरी तरह से दूसरों की दया पर निर्भर हो गया था। उसकी आंखों की रोशनी अब शून्य हो चुकी थी और उसे केवल आवाजों के माध्यम से ही दुनिया का अंदाजा लगाना पड़ता था। वह अक्सर मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं की बातें सुनता रहता था, जो राजनीति और प्रशासन की चर्चा करते थे। एक बार उसने किसी के मुंह से अनन्या शर्मा का नाम सुना तो उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अनन्या समय समय पर अपने गांव जाती थी और उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे घंटों बैठी रहती थी, जहां उसने आर्यन के साथ भविष्य के सपने बुने थे। गांव के बुजुर्ग उसे देखकर गर्व से भर जाते थे, लेकिन वे भी आर्यन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने बताया कि आर्यन ने गांव छोड़ने से पहले अपनी मां की कसम दी थी कि कोई उसे ढूंढने की कोशिश न करे। अनन्या को महसूस हुआ कि आर्यन ने उसे सफलता दिलाने के लिए खुद को एक जीवित शहीद बना लिया था। आर्यन को अक्सर ठंड के मौसम में बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि उसके पास केवल एक फटी हुई चादर थी जो उसकी हड्डियों को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। एक रात जब बनारस में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, वह घाट की सीढ़ियों पर कांप रहा था। तभी एक दयालु पुजारी ने उसे एक पुराना ऊनी शॉल दिया और उसे खाना खिलाया। आर्यन ने उस पुजारी से पूछा कि क्या भगवान वास्तव में न्याय करते हैं। पुजारी ने बस इतना कहा कि कर्म का फल समय पर ही मिलता है। अनन्या ने अपने प्रशासन में एक नियम बना लिया था कि वह हर दिन कम से कम एक लाचार व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से मदद करेगी। वह अक्सर रात के समय अपनी पहचान छुपाकर शहर की गलियों में निकल जाती थी, ताकि वह जमीनी हकीकत को देख सके। उसके अंगरक्षक उसे मना करते थे, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी उसे शांत नहीं बैठने देती थी। वह हर भिखारी के चेहरे में आर्यन को तलाशती थी, मानो उसकी आत्मा जानती थी कि वह अभी भी इसी दुनिया में कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है। वाराणसी के घाटों पर आर्यन अब भजन वाले अंधे बाबा के नाम से जाना जाने लगा था। उसकी आवाज में जो दर्द था, वह गंगा के पानी की तरह गहरा और पवित्र था। उसने अपनी तकदीर से समझौता कर लिया था और उसे अब अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की कोई परवाह नहीं थी। उसे बस एक ही बात का संतोष था कि उसकी अनन्या अब एक ऊंचे पद पर है और सुरक्षित है। वह रोज गंगा मां से
प्रार्थना करता था कि अनन्या के यश में कभी कोई कमी ना आए। अनन्या के पास अब एक नया प्रस्ताव आया था, जिसमें उसे उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण जिले का कार्यभार संभालने के लिए कहा गया था। वह जिला कोई और नहीं बल्कि वाराणसी ही था, जहां आर्यन अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था। अनन्या को जैसे ही यह खबर मिली, उसके मन में एक अजीब सी हलचल पैदा हुई। उसे लगा जैसे नियति उसे किसी खास उद्देश्य के लिए वहां बुला रही है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस तबादले को स्वीकार कर लिया और अपनी नई यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। बनारस की गलियों में अब अनन्या का स्वागत करने की तैयारियां हो रही थीं और प्रशासन पूरी तरह सतर्क था। आर्यन को भी आभास हो गया था कि शहर में कोई बहुत बड़ा अधिकारी आने वाला है, क्योंकि घाटों की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था अचानक बहुत सख्त हो गई थी। उसे नहीं पता था कि जिस साहिबा के स्वागत की बात हो रही है, वह उसकी अपनी अनन्या है। वह अपनी फटी हुई चादर को ओढ़कर एक कोने में सिमट गया ताकि वह किसी की नजरों में न आए। अनन्या जब वाराणसी पहुंची तो उसने भव्य स्वागत समारोहों के बजाय सीधे काम पर ध्यान देने का फैसला किया। उसने अपने सचिव से कहा कि वह शहर के उन कोनों का दौरा करना चाहती है जहां समाज के सबसे उपेक्षित लोग रहते हैं। उसने घाटों के किनारे रहने वाले भिखारियों की सूची तैयार करवाई और उनके पुनर्वास के लिए एक व्यापक योजना बनाना शुरू किया। वह चाहती थी कि उसके कार्यकाल में कोई भी व्यक्ति भूख या ठंड से न मरे, क्योंकि उसे आर्यन की याद सताती थी। अगले 10 वर्षों में आर्यन का रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे और उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछ गया था। उसकी अंधी आंखों में अब केवल अंधकार था, लेकिन उसकी चेतना अभी भी उतनी ही तीव्र थी जितनी बचपन में थी। वह अपनी तांबे की उस पुरानी अंगूठी को महसूस करता था जो उसने कभी अनन्या को दी थी, और उसे अपनी उंगलियों के निशानों से पहचानने की कोशिश करता था। उसे विश्वास था कि उसकी साधना एक दिन जरूर अपना फल दिखाएगी। अनन्या ने बनारस की गलियों में घूमते हुए महसूस किया कि यह शहर जितना प्राचीन है उतना ही रहस्यमयी भी है। यहां हर चेहरे के पीछे एक कहानी छिपी थी और हर पत्थर एक इतिहास बयां कर रहा था। उसने संकल्प लिया कि वह इस शहर की सेवा अपनी पूरी आत्मा से करेगी। उसने अपने व्यक्तिगत सुखों को पूरी तरह त्याग दिया था और उसका सारा ध्यान केवल जन कल्याण पर था। उसके सहयोगी उसे एक संत अधिकारी मानने लगे थे जो दिन रात काम में जुटी रहती थी। आर्यन की सेहत अब और भी बिगड़ने लगी थी और उसे अक्सर सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। उसे लगा कि उसका अंत समय अब निकट है और वह अपनी अनन्या को देखे बिना ही इस दुनिया से विदा हो जाएगा। उसने गंगा के किनारे बैठकर अपनी अंतिम प्रार्थना की और भगवान से बस एक झलक मांगी। उसे पता था कि यह असंभव है, फिर भी एक भक्त की श्रद्धा कभी हार नहीं मानती। वह अपनी सुरीली आवाज में वही पुराना लोकगीत गाने लगा जिसे अनन्या बहुत पसंद करती थी। वह गीत गंगा की लहरों के साथ बहता हुआ दूर तक जा रहा था, जहां अनन्या अपनी सरकारी गाड़ी में बैठी निरीक्षण कर रही थी। जैसे ही वह धुन उसके कानों में पड़ी, उसका खून जम गया और उसे अपनी धड़कनें महसूस होना बंद हो गईं। उसने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने का आदेश दिया और नंगे पैर ही घाट की सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ी। उसके पीछे उसके सुरक्षाकर्मी और अधिकारी भी घबराकर दौड़ने लगे, पर अनन्या को किसी की परवाह नहीं थी। उसे उसकी मंजिल मिल गई थी। वाराणसी के 80 घाट पर शाम की आरती की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं, जहां चारों ओर शंखों की गूंज और कपूर की महक फैली हुई थी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच जिलाधिकारी अनन्या शर्मा अपनी सुरक्षा घेरे के साथ निरीक्षण कर रही थीं। उनके चेहरे पर एक गंभीर प्रशासनिक तेवर था, लेकिन उनकी आंखें निरंतर भीड़ में किसी को तलाश रही थीं। अचानक हवा के एक झोंके के साथ एक अत्यंत परिचित और दर्द भरी आवाज उनके कानों से टकराई, जिसने उनके कदमों को वहीं बर्फ की तरह जमा दिया और धड़कनें रोक दीं। वह मधुर धुन वही लोकगीत था जिसे बचपन में आर्यन उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे सुनाया करता था।
जब दुनिया बहुत सरल और सुंदर थी, अनन्या का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा और उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं, मानो समय का चक्र अचानक पीछे घूम गया हो। उन्होंने अपने अंगरक्षकों को पीछे रहने का इशारा किया और पागलों की तरह उस आवाज की दिशा में दौड़ने लगी। अधिकारी का पद और गरिमा अब उनके लिए गौण हो गए थे, क्योंकि उनकी आत्मा अपने खोए हुए हिस्से को जोर जोर से पुकार रही थी। भीड़ को चीरते हुए जब वह उस पुराने मंदिर के चबूतरे के पास पहुंची, तो वहां एक फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ व्यक्ति बैठा था। उसके बाल सफेद और उलझे हुए थे और उसका चेहरा समय की मार से पूरी तरह झुर्रियों से भर चुका था। उसकी अंधी आंखें शून्य में देख रही थीं, लेकिन उसके हाथों की उंगलियां अभी भी एक लकड़ी के टुकड़े को ताल की तरह बजा रही थीं। अनन्या ने जैसे ही उसे गौर से देखा, उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला, क्योंकि वह पहचान चुकी थी। आर्यन की शारीरिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि कोई भी साधारण व्यक्ति उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेता, लेकिन अनन्या के लिए वह साक्षात भगवान था। उसके शरीर पर जगह जगह घावों के निशान थे और उसके फेफड़ों से उठने वाली खांसी उसकी जर्जर हालत को बयां कर रही थी। वह अपनी सुरीली आवाज में विरह का गीत गा रहा था, जिसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी का दर्द उड़ेल दिया था। अनन्या ने कांपते हुए हाथों से उसके चेहरे की ओर स्पर्श करना चाहा, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी, क्योंकि अपराधी भाव था। अन्या ने रूंधे हुए गले से पुकारा। आर्यन वह नाम सुनते ही वह भिखारी अचानक सहम गया और उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसने अपनी अंधी आंखों को उस दिशा में घुमाया जहां से पुकार आई थी, और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भय और संशय का भाव उभरा। उसने कई सालों से अपना असली नाम नहीं सुना था। वह तो अब केवल अंधे बाबा के नाम से जाना जाता था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपना कटोरा समेटा और वहां से खिसकने की कोशिश करने लगा। अनन्या वहीं धूल भरी जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ गईं और उन्होंने आर्यन के गंदे पैरों को अपने हाथों में थाम लिया। उनके महंगे रेशमी दुपट्टे पर मिट्टी लग गई थी, लेकिन उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उन्होंने सिसकते हुए कहा कि वह उन्हें छोड़कर इतनी दूर क्यों चला आया और खुद को इस हाल में क्यों पहुंचा दिया। आर्यन की आंखों से भी अब निरंतर आंसू बहने लगे थे। उसने पहचान लिया था कि यह वही अनन्या है जिसके लिए उसने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। आर्यन ने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, साहिबा, आप यहां क्या कर रही हैं? मैं तो केवल एक अभागा भिखारी हूं जिसे दुनिया भूल चुकी है। उसने अपनी पहचान छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अनन्या ने उसके हाथों पर बने उन कोयला खदानों के गहरे निशानों को देख लिया था। उन निशानों ने पूरी कहानी बयां कर दी थी कि उसकी सफलता की इमारत किन पत्थरों पर खड़ी है। अनन्या का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया जब उसने महसूस किया कि आर्यन ने कितनी पीड़ा सही है। आसपास खड़े लोग और पुलिसकर्मी इस दृश्य को देखकर पूरी तरह स्तब्ध थे कि जिले की सबसे शक्तिशाली अधिकारी एक भिखारी के सामने रो रही हैं। अनन्या ने अपनी जेब से वह तांबे की पुरानी अंगूठी निकाली जो आर्यन ने उसे विदाई के समय दी थी और उसे उसके हाथ में रख दिया। आर्यन ने जैसे ही उस धातु को स्पर्श किया, वह जोर जोर से रोने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनन्या ने इतने सालों बाद भी उसकी उस छोटी सी निशानी को संभाल कर रखा था। अनन्या ने अपने सुरक्षा कर्मियों को सख्त लहजे में आदेश दिया कि तुरंत एक एम्बुलेंस बुलाई जाए और शहर के सबसे बड़े अस्पताल को अलर्ट किया जाए। उन्होंने प्रोटोकॉल की सारी दीवारें गिरा दी थीं और वे खुद आर्यन को सहारा देकर उठाने लगीं। आर्यन ने विरोध करते हुए कहा कि उसकी यह हालत एक आईएएस अधिकारी की छवि खराब कर देगी, लेकिन अनन्या ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने कहा कि आज से उनकी शक्ति और पद केवल उसकी सेवा के लिए समर्पित है और कोई इसे नहीं रोक सकता। एम्बुलेंस के आने तक अनन्या वहीं घाट की सीढ़ियों पर बैठी रही और आर्यन का हाथ थामे रखा, मानो वह फिर से गायब हो जाएगा। लोग फुसफुसा रहे थे और फोटो खींच रहे थे, पर अनन्या को केवल आर्यन की सांसों की चिंता थी। उन्होंने अपने रुमाल से उसका चेहरा साफ किया और उसे पानी पिलाया।
वह दृश्य वाराणसी के इतिहास में एक अमिट याद बनने जा रहा था, जहां मानवता और प्रेम ने सत्ता के अहंकार पर विजय प्राप्त की थी। नियति का खेल अब अपने चरम पर था। जब एम्बुलेंस पहुंची तो अनन्या खुद उसके अंदर बैठी और उन्होंने आर्यन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने बार बार उससे माफी मांगी कि वह उसे ढूंढने में इतनी देर कर दी। आर्यन के चेहरे पर अब एक असीम शांति थी, क्योंकि उसने अपनी अंतिम इच्छा पूरी होते देख ली थी। उसने महसूस किया कि उसका त्याग व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उसकी अनन्या अभी भी वही गांव की सरल लड़की थी जिसे उसने प्यार किया था। अस्पताल की ओर दौड़ती एम्बुलेंस में दो रूहें मिल रही थीं। अस्पताल में डॉक्टरों की एक विशेष टीम पहले से ही गेट पर इंतजार कर रही थी, क्योंकि जिलाधिकारी का व्यक्तिगत मामला था। आर्यन को तुरंत आईसीयू में ले जाया गया, जहां उसके शरीर की गहन जांच शुरू हुई। अनन्या बाहर गलियारे में बैठी प्रार्थना कर रही थी और उनके मन में बचपन की सारी यादें किसी चलचित्र की तरह घूम रही थीं। उन्हें लग रहा था कि वे फिर से उसी बरगद के पेड़ के नीचे हैं और आर्यन उन्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ कर्म और प्रेम का सिखा रहा है। डॉक्टरों ने बाहर आकर बताया कि आर्यन की हालत अत्यंत चिंताजनक है और उसके शरीर के कई अंग काम करना बंद कर रहे हैं। कोयला खदानों के जहरीले धुएं और वर्षों की उपेक्षा ने उसके फेफड़ों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। अनन्या ने डॉक्टर से कहा कि चाहे कितनी भी दौलत खर्च हो, उसे बचाना ही होगा। डॉक्टर ने सिर झुका लिया और कहा कि अब केवल चमत्कार ही काम कर सकता है। अनन्या का संसार एक बार फिर से अंधेरे की ओर जाता हुआ महसूस होने लगा। अनन्या ने अस्पताल के एक कमरे को ही अपना कार्यालय बना लिया और वह एक पल के लिए भी वहां से नहीं हटी। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया कि वे व्यक्तिगत कारणों से अवकाश पर हैं। उन्होंने समाज की परवाह करना छोड़ दिया था, जो अब उनके चरित्र पर उंगलियां उठा रहा था। उनके लिए केवल आर्यन की धड़कनें मायने रखती थीं, जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। वह रात बहुत लंबी और बोझिल थी, जहां मृत्यु और जीवन के बीच संघर्ष चल रहा था। अगले दिन सुबह जब आर्यन को थोड़ी चेतना आई, तो उसने सबसे पहले अनन्या का नाम पुकारा। अनन्या तुरंत उसके बिस्तर के पास पहुंची और उसका हाथ थाम लिया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे अब कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उसने अपनी जीत देख ली है। उसने अनन्या से वादा लिया कि वह कभी रोएगी नहीं और समाज की सेवा उसी ईमानदारी से करती रहेगी। अनन्या ने सिसकते हुए हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसका मन भीतर से पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। पूरे शहर में इस कहानी की चर्चा आग की तरह फैल गई थी कि कैसे एक आईएएस अधिकारी ने अपने पुराने प्रेमी भिखारी को अपनाया है। लोग इसे कलयुग में श्रवण कुमार और प्रेम की पराकाष्ठा का उदाहरण मान रहे थे। अनन्या ने इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया और वह आर्यन को अपने हाथों से दलिया खिलाने की कोशिश करती रही। आर्यन की आंखों की रोशनी तो नहीं लौटी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य चमक थी जो किसी स्वस्थ मनुष्य में भी नहीं थी। शाम को अनन्या ने अस्पताल की खिड़की से डूबते सूरज को देखा और महसूस किया कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। उसने आर्यन को बताया कि वह उसे वापस उसी गांव में ले जाएगी जहां उनका बचपन बीता था। आर्यन ने केवल इतना कहा कि अब उसका घर अनन्या की यादों में ही है। उसने अपनी अंतिम सांसों की आहट सुन ली थी और वह अब विदा होने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसका प्रेम अब शारीरिक सीमाओं को पार कर चुका था और वह मोक्ष के करीब था। अनन्या ने महसूस किया कि कर्मा केवल दंड नहीं है, बल्कि यह एक संतुलन है जो अंततः सत्य को उजागर करता है। उसने अपनी सफलता की सारी चमक को आर्यन के चरणों में रख दिया, क्योंकि वह जानती थी कि असली विजेता वही है। उसने अपनी तांबे की अंगूठी को आर्यन की उंगली में पहना दिया और उसे गले से लगा लिया। उस पल में समय ठहर गया था और केवल दो आत्माओं का मौन संवाद हो रहा था। अस्पताल का वह कमरा अब एक पवित्र मंदिर में तब्दील हो चुका था। अचानक मॉनिटर पर चलती रेखाएं सीधी होने लगीं
और आर्यन के शरीर में एक हल्की सी कंपन हुई। उसने अनन्या का हाथ जोर से दबाया और अंतिम बार मुस्कुराया। उसकी रूह उस जर्जर शरीर को छोड़कर अनंत की ओर प्रस्थान कर चुकी थी। अनन्या ने उसे पुकारा, आर्यन, मत जाओ, लेकिन वहां केवल सन्नाटा था। उसने महसूस किया कि आर्यन ने उसे पूरी तरह से मुक्त कर दिया था। उसका बलिदान अब एक अमर गाथा बन चुका था, जो सदियों तक सुनाई जाने वाली थी। अनन्या ने शांति से उसकी आंखों को बंद किया और उसके माथे को चूमा। उसने अपने पद से इस्तीफा देने का अंतिम निर्णय ले लिया, ताकि वह आर्यन के नाम पर एक सेवा संस्थान बना सके। उसने समझा कि पद और शक्ति केवल साधन है, साध्य तो वह निस्वार्थ प्रेम है जो आर्यन ने उसे दिया था। वाराणसी की गंगा ने उस रात एक और महान कहानी को अपने आंचल में समेट लिया था। अनन्या का जीवन अब एक नई और कठिन डगर पर चलने के लिए तैयार था। अस्पताल के सफेद गलियारों में पसरा सन्नाटा अनन्या के दिल की चीखों को दबाने की कोशिश कर रहा था। आईसीयू की मशीनों की बीप एक डरावनी लय पैदा कर रही थी, जो उसे बार बार याद दिला रही थी कि वक्त बहुत कम बचा है। उसने आर्यन के उन हाथों को थाम रखा था जो कभी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब वे कोयले की कालिख और मेहनत के निशानों से पूरी तरह जर्जर हो चुके थे। उसकी आंखों से गिरते आंसू आर्यन की सूखी त्वचा पर गिर रहे थे, मानो वे उसके जीवन की सारी पीड़ा को धो देना चाहते हों। अनन्या ने अपनी वर्दी के चमकते हुए सितारों और नीली बत्ती वाली गाड़ी की ओर देखा, जो अस्पताल के बाहर खड़ी थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी यह सारी सफलता और प्रतिष्ठा आर्यन के खून और पसीने की नींव पर खड़ी है। वह जिला मजिस्ट्रेट के रूप में हजारों लोगों की किस्मत का फैसला करती थी, लेकिन आज वह अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की सांसें बचाने में पूरी तरह असमर्थ थी। कर्म का यह कैसा क्रूर चक्र था कि जिसे उसने दुनिया भर में खोजा, वह उसके ही पैरों के पास एक लाचार भिखारी बनकर दम तोड़ रहा था। जब आर्यन को थोड़ी देर के लिए होश आया, तो उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से अनन्या के चेहरे को छूने की कोशिश की। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज निकाली और कहा कि वह अपनी गंदी आदतों और इस फटे हुए वेश के साथ उसके सामने नहीं आना चाहता था। उसे डर था कि एक महान अधिकारी का भिखारी प्रेमी होना समाज में अनन्या की छवि को खराब कर देगा। अनन्या ने उसके काले पड़ चुके हाथों को चूम लिया और चिल्लाकर कहा कि उसकी यह सादगी और त्याग ही उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा गौरव और आभूषण है। तभी डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश किया और अत्यंत गंभीर स्वर में अनन्या को बाहर आने का इशारा किया। डॉक्टर ने बताया कि आर्यन के फेफड़े कोयले की धूल के कारण पूरी तरह पत्थर बन चुके हैं और उसकी रीढ़ की हड्डी के घाव अब लाइलाज हैं। वर्षों की भूख और कड़ाके की ठंड ने उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को शून्य कर दिया था। डॉक्टर की बातें सुनकर अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे लगा कि उसकी सारी पढ़ाई और प्रशासनिक शक्ति इस लाइलाज बीमारी के सामने कितनी छोटी और तुच्छ है। अनन्या ने आर्यन के पास लौटकर उससे पूछा कि उसने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी और क्यों खुद को इस नर्क में झोंक दिया। आर्यन ने धीमी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि प्यार में केवल पाना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि दूसरे को शिखर पर देखना ही असली मोक्ष है। उसने बताया कि जब वह खदान के अंधेरे में पत्थर तोड़ता था, तो उसे बस अनन्या की सफलता की चमक दिखाई देती थी। उसी चमक के सहारे उसने अपनी आंखों की रोशनी खोने का गम भी हंसते हंसते सह लिया था और कभी कोई शिकायत नहीं की। अनन्या को वह दिन याद आया जब उसके दादाजी ने आर्यन को नीची नजर से देखा था और उसे घर से बाहर निकाल दिया था। उसे अब समझ आया कि आर्यन ने केवल आर्थिक गरीबी से नहीं, बल्कि उस सामाजिक अहंकार से भी लड़ाई लड़ी थी जिसने उनके बीच दीवार खड़ी की थी। उसने महसूस किया कि वह स्वयं उस व्यवस्था का हिस्सा थी जिसने एक मेधावी छात्र को भिखारी बना दिया। उसकी आंखों में अब पश्चाताप की अग्नि जल रही थी, जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वह खुद को अपराधी महसूस कर रही थी। आर्यन ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में अनन्या से कहा कि वह उसे एक बार फिर
उसी पुराने लोकगीत की धुन सुनाए। अनन्या ने सिसकते हुए गाना शुरू किया और उसकी आवाज में वह सारा दर्द उमड़ आया जो उसने वर्षों से दबाकर रखा था। अस्पताल के कर्मचारी और अन्य मरीज भी उस कमरे के बाहर जमा हो गए, जहां एक अधिकारी अपनी आत्मा के रक्षक के लिए विलाप कर रही थी। वह क्षणकाल के कपाल पर एक अमिट हस्ताक्षर की तरह अंकित हो रहा था, जहां प्रेम ने मृत्यु को चुनौती दी थी। बाहर की दुनिया में मीडिया के लोग इस खबर को सनसनी बनाने के लिए उतावले थे, लेकिन अनन्या ने सबको दूर रखने का आदेश दिया। उसने अपने सचिव को फोन किया और कहा कि वह अपने पद से इस्तीफा दे रही है, क्योंकि अब उसकी सेवा का असली केंद्र यह बिस्तर है। उसके सहयोगियों ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसका करियर अभी शुरू हुआ है, पर अनन्या के लिए अब केवल आर्यन ही एकमात्र सत्य रह गया था। उसने महसूस किया कि सत्ता की कुर्सी से ज्यादा सुकून आर्यन की सेवा करने में है। जैसे जैसे रात गहराती गई, आर्यन की सांसें उखड़ने लगीं और ऑक्सीजन का स्तर तेजी से नीचे गिरने लगा। उसने अनन्या का हाथ जोर से पकड़ा और अंतिम बार अपनी अंधी आंखें खोलीं, मानो वह अपनी अंतरात्मा से उसे देख रहा हो। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि उसे गर्व है कि उसकी छवि अब देश की सेवा कर रही है। अनन्या ने उसे गले से लगा लिया और उसे जाने न देने की जिद करने लगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वह महान त्यागी अब विदा होने के लिए तैयार था। अचानक मॉनिटर पर चलती हुई रेखाएं शांत हो गईं और एक लंबी बीप के साथ कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन के चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति थी जैसे किसी तपस्वी ने अपनी साधना पूरी कर ली हो। अनन्या वहीं पत्थर की मूरत बनकर बैठी रही। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे, क्योंकि दुख की पराकाष्ठा ने उसे सुन्न कर दिया था। उसने महसूस किया कि आर्यन ने मरकर भी उसे एक नया जीवन और दृष्टि दी थी। कर्म का खेल अब अपने अंतिम सत्य के साथ समाप्त हो चुका था। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में आर्यन का निर्जीव शरीर पड़ा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो संघर्षों की एक लंबी गाथा अब शांत हो गई है। अनन्या ने उसके सफेद हो चुके बालों को सहलाया और महसूस किया कि उसके जीवन का असली सार अब विदा हो चुका है। बाहर बनारस की सुबह की पहली किरण गंगा के पानी पर पड़ रही थी, लेकिन अनन्या की दुनिया में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने अपनी वर्दी के सितारों को अंतिम बार देखा और महसूस किया कि ये पदक उस महान त्याग के सामने बिल्कुल फीके और बेमानी है। जिला मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देना अनन्या के लिए कोई कठिन निर्णय नहीं था, क्योंकि उसकी आत्मा पहले ही सत्ता के मोह से मुक्त हो चुकी थी। उसने अपने त्यागपत्र में लिखा कि वह अब उन लोगों की सेवा करना चाहती है जो समाज के हाशिए पर आर्यन की तरह गुमनाम रहकर अपनी बलि दे देते हैं। अधिकारियों और सहकर्मियों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके इरादे अब हिमालय की तरह अटल थे। उसने सरकारी गाड़ी और सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया और एक साधारण नागरिक की तरह आर्यन की अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगी। मणिकर्णिका घाट पर जलती हुई चिताओं के बीच आर्यन का पार्थिव शरीर रखा गया था, जहां मंत्रों की गूंज और धुएं का गुबार छाया हुआ था। अनन्या ने स्वयं अपने हाथों से उसे मुखाग्नि देने का फैसला किया, जो समाज के रूढ़िवादी नियमों को एक बड़ी चुनौती थी। उसने महसूस किया कि जिस व्यक्ति ने उसे दुनिया की हर खुशी दी, उसका अंतिम संस्कार करने का हक केवल उसी का है। अग्नि की लपटों ने जब आर्यन के नश्वर शरीर को छुआ, तो अनन्या को लगा जैसे उसके अपने बचपन की सारी यादें राख में तब्दील हो रही हैं। गंगा के शीतल जल में आर्यन की अस्थियों को प्रवाहित करते समय अनन्या ने संकल्प लिया कि वह उसकी स्मृति को कभी मरने नहीं देगी। उसने महसूस किया कि आर्यन की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है और वह गंगा की लहरों के साथ अनंत काल के लिए एकाकार हो गई है। उसके मन में अब कोई दुहक नहीं था, बल्कि एक अजीब सा संतोष था कि उसने अंत समय में अपने प्रिय को पहचान लिया। उसने बहते पानी की ओर देखते हुए कहा कि अब उनकी कहानी एक नए रूप में दुनिया के सामने आएगी, जो अमर होगी। बनारस से विदा होकर अनन्या वापस अपने उसी पुराने गांव पहुंची, जहां उसकी और आर्यन की मासूमियत भरी दोस्ती की शुरुआत हुई थी।
गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे कि इतनी बड़ी अधिकारी अब साधारण कपड़ों में और बिना किसी तामझाम के वापस क्यों आ गई है। अनन्या सीधे उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गई और उसकी मिट्टी को अपने माथे से लगाया। उसे लगा जैसे आर्यन अभी भी वहां बैठकर उसे देख रहा है और मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उस पेड़ की जटाओं में उनके बचपन के सपनों की गूंज अभी भी बाकी थी। अनन्या ने अपनी सारी जमा पूंजी और पैतृक संपत्ति को बेचकर गांव में आर्यन स्मृति शिक्षा संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया। वह चाहती थी कि गांव का कोई भी मेधावी छात्र गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई न छोड़े और न ही उसे किसी खदान में मजदूरी करनी पड़े। उसने खुद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें न केवल किताबी ज्ञान दिया बल्कि चरित्र निर्माण और नैतिकता का पाठ भी सिखाया। वह बच्चों की आंखों में वही चमक देखती थी जो कभी आर्यन की आंखों में हुआ करती थी और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। समय बीतता गया और अनन्या के बाल अब चांदी की तरह सफेद होने लगे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज और शांति थी। उसने शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन केवल समाज सेवा और उन अभागे लोगों के उत्थान में लगा दिया जिन्हें समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। वह अक्सर शाम के समय बरगद के पेड़ के नीचे बैठती और गांव के बच्चों को आर्यन के बलिदान की कहानी सुनाती। वह कहती थी कि सफलता केवल पद पाने में नहीं बल्कि दूसरे के लिए अपना सुख त्यागने में छिपी होती है। आर्यन द्वारा दी गई वह तांबे की पुरानी अंगूठी अब अनन्या के गले में एक धागे के माध्यम से लटकती थी, जो उसके लिए किसी दिव्य कवच से कम नहीं थी। उसने उस अंगूठी को कभी अपनी त्वचा से अलग नहीं होने दिया, क्योंकि वह उसे हर पल उसके कर्तव्य और आर्यन के निस्वार्थ प्रेम की याद दिलाती रहती थी। गांव अब एक आदर्श गांव बन चुका था, जहां हर घर में शिक्षा का दीप जल रहा था। अनन्या ने महसूस किया कि आर्यन की कुर्बानी ने वास्तव में पूरे क्षेत्र का भाग्य ही बदल दिया था। गांव के लोग अब उसे साहिबा नहीं बल्कि दीदी कहकर बुलाते थे और उनका प्रेम ही अनन्या की सबसे बड़ी शक्ति बन गया था। उसने महसूस किया कि कर्मा का सिद्धांत केवल सजा देने के लिए नहीं होता, बल्कि वह हमें हमारे कर्मों के माध्यम से एक ऊंचे धरातल पर ले जाने का अवसर भी देता है। आर्यन ने अपना कर्म पूरा किया और अनन्या अब अपने कर्म के मार्ग पर अडिग थी। उन दोनों की अधूरी प्रेम कहानी ने समाज को प्रेम की एक ऐसी परिभाषा दी जो स्वार्थ से कोसों दूर थी। एक शांत शाम को, जब सूरज डूब रहा था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, अनन्या ने अपनी आंखें मूंद ली। उसने महसूस किया कि आर्यन का हाथ उसके कंधे पर है और वह उसे अपनी ओर बुला रहा है। उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान फैल गई और उसकी सांसें धीरे धीरे शांत हो गईं। उसने अपने जीवन का वृत्त पूरा कर लिया था और अब वह भी उसी अनंत यात्रा पर निकल पड़ी थी जहां आर्यन उसका इंतजार कर रहा था। गांव के उस पुराने बरगद के पेड़ ने एक और महान विदा देखी। अनन्या के जाने के बाद भी उसकी और आर्यन की कहानी गांव की हवाओं में रची बसी रही, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। लोगों ने महसूस किया कि प्रेम और त्याग कभी बेकार नहीं जाते, वे बस अपना रूप बदलकर समाज के कल्याण का माध्यम बन जाते हैं। आज भी उस स्कूल के मुख्य द्वार पर आर्यन और अनन्या की छोटी सी प्रतिमा लगी है, जो प्रेम, कर्म और न्याय का प्रतीक मानी जाती है। उनकी आत्माएं अब उस बंधन से मुक्त थीं जो संसार के नियमों ने उन पर थोपे थे। इतिहास अक्सर राजाओं और योद्धाओं की जीत लिखता है, लेकिन समय के पन्नों पर उन लोगों के नाम भी सुनहरे अक्षरों में अंकित होते हैं जिन्होंने मौन रहकर अपनी आहुति दी। आर्यन वह गुमनाम नायक था जिसने एक अधिकारी को जन्म दिया, और अनन्या वह कृतज्ञ आत्मा थी जिसने उस बलिदान को वंदन बनाया। कर्मा का यह खेल अंततः एक ऐसी रोशनी में समाप्त हुआ जिसने हजारों लोगों के जीवन के अंधेरे को दूर कर दिया। उनकी कहानी केवल आंसुओं की नहीं, बल्कि उस उम्मीद की है जो कभी हार नहीं मानती। गंगा की लहरें आज भी वही गीत गाती हैं जिसमें बिछड़ने का दर्द तो है,
पर मिलने की एक अटूट प्यास भी छिपी हुई है। बनारस के घाटों से लेकर गांव की उन पगडंडियों तक आर्यन और अनन्या का नाम अब एक मंत्र की तरह गूंजता है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम ईश्वर की प्रार्थना के समान है, जिसमें भक्त खुद को मिटाकर अपने आराध्य को अमर कर देता है। और इसी तरह नियति का वह कठिन खेल एक महान आध्यात्मिक विजय के साथ सदा के लिए शांत हो गया।